Hello juniors, so I welcome you all again in the continued series of physiology। और आज का हमारा टॉपिक है शॉक। सो बेसिकली शॉक एक सिंपल टॉपिक है, शॉर्ट टॉपिक है और हम इसे स्क्रैच से समझेंगे क्योंकि ये टॉपिक थ्रू आउट योर मेडिकल करियर आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। सो इसीलिए आज हम शॉक की डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, स्टेजेस और इसके मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स मूव अहेड। तो यार बेसिकली जब मैं फर्स्ट ईयर में था ना, तो मैंने जब ये वर्ड सुना शॉक, और एज अ कोई लेमैन जो मेडिकल नहीं जानता, वो जब भी शॉक वर्ड सुनेगा तो उसके दिमाग में कुछ ऐसा पिक्चर पोर्ट्रेट होगा। मैं जानता हूँ आप में से भी बहुत कई लोगों के दिमाग में ऐसा कुछ शॉक पिक्चर बना होगा, लाइक इलेक्ट्रिसिटी आई और बाल खड़े हो गए। लेकिन यार जब आप ये टॉपिक पढ़ोगे ना, तब आपको लगेगा यार ये शॉक और जो मेडिकल टर्म का शॉक है बिल्कुल नॉर्थ साउथ है, कुछ भी नहीं मिलता है इनका। तो आइए जानते हैं जो ये शॉक अपन पढ़ने जा रहे हैं वो होता क्या है। तो शॉक इज़ बेसिकली एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है जिसमें कि बॉडी के वाइटल टिश्यूज़ और ऑर्गन्स को ऑक्सीजन रिच ब्लड नहीं मिल पाता है। और इस लेवल पे मुझे बताने की शायद ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं उनको ऑक्सीजन रिच ब्लड चाहिए होता है, क्योंकि आप एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में हैं। तो शॉक एक ऐसी कंडीशन है, शॉक इज़ अ कंडीशन, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन वेयर द बॉडी टिश्यू डज नॉट गेट ऑक्सीजन रिच ब्लड लीडिंग टू ऑर्गन डैमेज। तो आज जैसा कि आप देख रहे होंगे, इसमें इलेक्ट्रिसिटी का कहीं से कहीं तक कोई रोल नहीं है। तो इसको और डिटेल में जानने के लिए एक पिक्चर की मदद से अपन एक्सप्लेन करता हूँ मैं इसे। सो बेसिकली हार्ट है अपना, हार्ट एक पंपिंग ऑर्गन है, बॉडी के सेंटर में होता है, इसको मतलब बॉडी का सेंटर मानते हैं अपन। और हार्ट ऑक्सीजन रिच ब्लड ब्रेन को सप्लाई करता है, लंग्स को सप्लाई करता है और किडनीज़ को सप्लाई करता है। तो जब भी ये सप्लाइंग प्रोसेस हैम्पर होगी और जब ये जो ऑर्गन है, जो रिसीविंग ऑर्गन है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव कर रहे हैं, जब ये रिसीव करना, ब्लड रिसीव होना कम हो जाएगा या फिर इस प्रोसेस में कुछ हैम्परिंग आ जाएगी, तो बॉडी इन द कंडीशन ऑफ शॉक जा सकती है। तो इसको और डिटेल में अपन अब कॉजेज़ के साथ समझते हैं कि यार क्या क्या कॉजेज़ हैं जो इस फिजियोलॉजिक प्रोसेस को हैम्पर करते हैं। तो यार बेसिकली 4 मेन टाइप के शॉक्स होते हैं। एक पहला जिसमें हार्ट ही पंप नहीं कर रहा है, हार्ट इज़ नॉट पंपिंग वेल। यार मतलब मेरा दिल भी कितना पागल है, दिल ही काम नहीं कर रहा है। सेकेंड है अपना नॉट इनफ ब्लड। यार दिल तो सही है और रिसीविंग ऑर्गन भी सही है, लेकिन बीच में भाई ब्लड ही कम है, तो वो क्या पंप करेगा? हवा पंप कर रहा है क्या हार्ट? मतलब ब्लड ही कम हो गया है। थर्ड कंडीशन है ब्लड वेसल इज़ टू वाइड। ब्लड वेसल टू वाइड, इसका मतलब ये है कि ये जो ब्लड वेसल है जिसमें खून बह रहा है, ये बहुत ज़्यादा वाइड हो गई है। इसको अपन आगे और अच्छे से समझेंगे इस पॉइंट को कि ब्लड वेसल इज़ टू वाइड। लेकिन इसको अभी आप अपने ब्रेन के बिल्कुल पीछे वाले हिस्से में डाल लीजिए कि ब्लड वेसल इज़ टू वाइड भी एक पॉइंट है, शॉक का कॉज हो सकता है। और लास्ट है ऑब्स्ट्रक्शन, जो कि बता ही रहा है उसके वर्ड से कि यार कुछ ना कुछ बीच में ऑब्स्ट्रक्ट हुआ होगा, जिसकी वजह से वो शॉक की कंडीशन अराइज हुई होगी। तो चलिए समझते हैं एक एक कंडीशन को अपन और डिटेल में। अब अपना पहला वाला शॉक का टाइप है हाइपोवॉलेमिक शॉक। तो यार बेसिकली मैं मेडिकल टर्म्स को डाइसेक्ट करके पढ़ने में बहुत विश्वास रखता हूँ। तो हाइपोवॉलेमिक शॉक को अपन डाइसेक्ट करें तो अपने को मिलता है एक हाइपो, जिसका मतलब होता है लो, और वॉल्यूमिक मतलब वॉल्यूम, मतलब आपकी वॉल्यूम कम है, जो आपका फ्लूइड बह रहा है उसकी वॉल्यूम कम है। तो बेसिकली आपका हार्ट सही है, आपका रिसीविंग ऑर्गन सही है, लेकिन बीच में आपका ब्लड कम हो जा रहा है, जिससे कि रिसीविंग ऑर्गन को ऑक्सीजन रिच ब्लड प्रॉपर, जैसे उसको 100% चाहिए होगा, तो वो उसको 50% 40% ही मिल पा रहा है। उसकी नीड ज़्यादा है लेकिन उसको मिल कम रहा है। क्यों? क्योंकि बीच में ब्लड लॉस हो रहा है, मतलब वॉल्यूम कम हो रही है। तो वॉल्यूम कम होने के क्या क्या कारण हैं? जैसे कि हेमरेज यानी इंटरनल ब्लीडिंग, सीवियर डायरिया एंड वॉमिटिंग। जब आप
सीवियर वॉमिटिंग करते हैं या फिर सीवियर डायरिया हो जाता है, तो क्या होता है, आपका बॉडी का फ्लूइड लॉस हो रहा होता है। उस कंडीशन में भी आपकी बॉडी वॉल्यूम कम हो जाता है। थर्ड है अपना बर्न्स। जब सीवियर टर्शरी बर्न्स होते हैं, 3rd डिग्री बर्न होते हैं, तो आपकी स्किन डैमेज हो जाती है, और जो बर्न्स होते हैं वो आपकी मेम्ब्रेन को, वो आपकी बॉडी के वेसल्स की मेम्ब्रेन को डैमेज कर देते हैं, जिससे कि इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंस रिलीज़ होते हैं, और वो इस वेसल की परमेबिलिटी बढ़ा देते हैं। बहुत लोगों को पता होगा परमेबिलिटी क्या होती है। तो उस परमेबिलिटी बढ़ाने के कारण फ्लूइड बाहर आने लग जाता है वेसल से, जिससे कि टोटल इफ़ेक्टिव वॉल्यूम सर्कुलेशन की कम हो जाती है। अब सेकंड अपन कॉज पढ़ें तो सेकंड है अपना कार्डियोजेनिक शॉक। फिर से अपन यदि टर्म को डायसेक्ट करें तो कार्डियो और जेनिक मतलब हार्ट में प्रोड्यूस्ड कोई दिक्कत है जो शॉक का कारण बन रही है। मतलब बेसिकली अपना फ्लूइड बराबर है, वॉल्यूम बराबर है, रिसीविंग ऑर्गन बराबर है, लेकिन ससुरा हार्ट में ही गड़बड़ है। जैसे कि हार्ट फेलियर हो रहा है, हार्ट की मसल थक रही है, कार्डियक अरेस्ट हो गया, मतलब हार्ट बिल्कुल धड़कना ही बंद हो गया, तो रिसीविंग ऑर्गन को ब्लड मिलेगा ही नहीं। और लास्टली है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, मतलब कि हार्ट की मसल को ऑक्सीजन नहीं मिली तो वो डैमेज हो गई। इसकी वजह से हार्ट की पंपिंग मैकेनिज़्म डैमेज हो गया, रिड्यूस हो गया। उसकी वजह से रिसीविंग ऑर्गन जैसे इधर की लंग्स हैं, उधर ऑक्सीजन मिलना कम हो गई। थर्ड टाइप है अपना डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक। जैसा मैंने आपको बताया था कि वेसल्स वाइड हो जाती हैं, आप अपने ब्रेन में संभाल के रखिए, तो ये होता है डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक। तो मतलब नाम से ही बता रहा है प्रॉब्लम विद डिस्ट्रीब्यूशन, कुछ ना कुछ डिस्ट्रीब्यूशन में प्रॉब्लम है, तो उसकी वजह से शॉक हो रहा है, मतलब एंड ऑर्गन को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही या फिर कम मिल रही है। तो इसको अपन दो तरीके से समझते हैं। एक तो है अपनी नॉर्मल वेसल जो ऊपर की तरफ आपको दिख रही है, ये वेसल आप समझ लीजिए थोड़े कम डायमीटर की है, और इसमें 5 लीटर ऑफ ब्लड आ जाता है, और ये ब्लड जब पूरी वेसल को भर लेता है तो उस वेसल का प्रेशर हो जाता है 80 mm ऑफ Hg, अपन अज्यूम कर लेते हैं। अब बॉडी में ऐसा कुछ हो रहा है कि यार ये वेसल डायलेट हो जा रही है, मतलब कि वेसल की स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ जा रही है ना। तो ब्लड तो उतना ही रहेगा 5 लीटर, है ना, लेकिन अब वेसल में जो ब्लड है उसका प्रेशर कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वेसल की वॉल्यूम बढ़ गई है, कैपेसिटी बढ़ गई है, और एंड ऑर्गन जो कि इस केस में किडनी है, रिसीविंग ऑर्गन, इसको ब्लड हमेशा प्रेशर से चाहिए होता है, एक स्पेसिफिक अमाउंट से चाहिए होता है, तो ही इसके पास ऑक्सीजन डिलीवर हो पाती है। लेकिन अपने नीचे वाले केस में जिसमें कि वेसल की डायमीटर बढ़ गया है, वो ब्लड उसमें भी उतना ही है 5 लीटर, लेकिन उसकी कैपेसिटी और बढ़ गई है, जिसकी वजह से उसका प्रेशर डाउन हो गया है, और ड्यू टू डिक्रीज इन प्रेशर अपने किडनी में ऑक्सीजन उसको कम मिल पा रही है, या फिर उसको कहें कि अपन डिमांड उसकी ज़्यादा है लेकिन उसको रिसीव कम हो रहा है। तो ब्लड वेसल कौन से केस में अपनी वाइड हो जाती हैं जिसमें जिसमें उसका डायमीटर बढ़ जाता है, वो है अपने मेनली 3 केस हैं, एनाफाइलैक्सिस, न्यूरोजेनिक और सेप्सिस। एनाफाइलैक्सिस वो कंडीशन होती है जिसमें कि थ्रू आउट द बॉडी आपको एलर्जी हो जाती है, और वो एलर्जी वो ऐसे इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंस रिलीज़ होते हैं जो कि आपने पढ़े होंगे, मास्ट सेल अपने सिक्रीट करते हैं हिस्टामिन, सेरोटोनिन। वो हिस्टामिन सेरोटोनिन ब्लड वेसल को डायलेट कर देते हैं, जिससे कि जो इफ़ेक्टिव वॉल्यूम होती है जो किडनी तक या फिर किसी और वाइटल ऑर्गन तक पहुंचनी होती है, वो नहीं पहुंच पाती है। सेकंड है अपना न्यूरोजेनिक। जैसा आप सब जानते होंगे, ब्लड ब्लड वेसल्स अपने स्मूथ मसल से बनी हुई होती है, और स्मूथ मसल को कौन इनर्वेट करता है? न्यूरॉन्स। यदि न्यूरॉन्स में कुछ गड़बड़ है, जैसे कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गई आपको, या फिर आपको जनरल एनेस्थीसिया हुआ मिला है ना, तो उस केस में न्यूरॉन्स की एक्शन डाउन हो गया, है ना, और स्मूथ मसल डायलेट हो गई,
तो उस वजह से भी ब्लड वेसल डायलेट हो जाती है। और थर्ड कॉज है सेप्सिस। सो बेसिकली जब आपको इन्फेक्शन होता है, यदि वो एक जनरलाइज पर्टिकुलर लोकल एरिया में, तो वो लोकल इन्फेक्शन है। और जब वो थ्रू आउट द बॉडी हो जाता है, डिफ्यूज़ इन्फेक्शन हो जाता है, तो वो उस कंडीशन को कहते हैं अपन सेप्सिस, जिसमें कि टॉक्सिक अपने जो जो एक्सटर्नल माइक्रोब होते हैं वो टॉक्सिन सब्सटेंस रिलीज़ करते हैं जो ब्लड वेसल को डायलेट कर देते हैं। अपना लास्ट टाइप ऑफ शॉक है ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक, जो कि नाम से बता रहा है कुछ ना कुछ ऑब्स्ट्रक्शन हुआ होगा। जैसे मैंने इस केस में थ्रोम्बस बनाया, थ्रोम्बस एक ब्लड क्लॉट होता है ना। तो बेसिकली अपना हार्ट भी सही है, रिसीविंग ऑर्गन इस केस में ब्रेन भी सही है, लेकिन बीच में कुछ ऑब्स्ट्रक्शन आ गया है, जैसे इस केस में थ्रोम्बस आ गया है। तो उस वजह से भी जो ऑक्सीजन नीड है वो तो उतनी है, लेकिन ऑक्सीजन सप्लाई वो कम हो गया है। तो अब अपन करते हैं, जैसे कि अपन ने क्लासिफिकेशन ऑफ शॉक कर लिया है, तो अब एक बार इसकी समरी कर लेते हैं। जैसे हाइपोवॉल्यूमिक शॉक, लॉस ऑफ ब्लड और फ्लूइड। कार्डियोजेनिक शॉक, हार्ट फेल्स टू पंप प्रॉपरली। डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक, एबनॉर्मल वाइडनिंग ऑफ ब्लड वेसल इन सेप्सिस, एनाफिलेक्टिक एंड न्यूरोजेनिक। ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक, blockage in circulation. Now we'll be covering stages of shock. So शॉक है ना 3 स्टेज में आगे बढ़ता जाता है ना। जैसे कि एक बेसिकली आपको एक एग्जांपल से समझे अपन कि आप चल रहे हैं, रोड पे चल रहे हैं, और खुदा ना खास्ता पीछे से सलमान भाई आ गए, वो गाड़ी लेके और चढ़ा दिया आप पे गाड़ी, है ना। तो आपका ब्लीडिंग हो रही है ना। अगर ब्लीडिंग ज़्यादा नहीं हुई है ना, ब्लीडिंग लेस देन 10% है ना, तो बॉडी के जो ऑर्गन्स होते हैं वो उसको कंपनसेट कर लेते हैं। यानी समझिए आपको एक केवल कट लगा, है ना, गाड़ी आप पे टकराई और आपको कट लगा, छोटा सा माइनर इंजरी हुई, कट लगा, आपकी बॉडी के ऑर्गन जैसे किडनी का रीनल फंक्शन, है ना, और बैरोरिसेप्टर्स जो कि आपके एओर्टा में प्रेजेंट होते हैं, और एडीएच, ये सब मिल के कंपनसेट कर लेंगे उस शॉक को। तो वो फर्स्ट स्टेज ऑफ शॉक होती है कंपनसेटेड स्टेज। मतलब आपको ब्लड ब्लड की भी ज़रूरत नहीं है, बॉडी के खुद इंटरनल मैकेनिज़म्स ने उसको संभाल लिया है। 100 से थोड़ा डाउन तो हुई बॉडी, 80 पे तो आई, लेकिन बॉडी के इंटरनल मैकेनिज़्म ने उसको 80 से वापस 100 पे पहुंचा दिया, ताकि शॉक आगे नहीं बढ़े। शॉक अपने शॉक शॉक उसको वो बॉडी शॉक को कंपनसेट कर लेगी। अब थोड़ा हुआ, सलमान भाई आए और थोड़ी और तेज़ गाड़ी चलाई उन्होंने, अब आपका क्या हुआ, पैर टूट गया, है ना। अब ये स्टेज होती है प्रोग्रेसिव स्टेज, ऑल्सो नोन एज डीकम्पनसेटेड स्टेज। मतलब बॉडी के इंट्रिंसिक मैकेनिज़्म जैसे कि किडनी और जैसे बैरोरिसेप्टर मैंने बताया जो एओर्टा पे प्रेजेंट होते हैं, है ना, और एडीएच मैकेनिज़्म, एंटी डायरेटिक हार्मोन, ये है ना, ये इनकी औकात से बाहर हो जाता है कि यार बॉडी का बहुत लॉस हो रहा है और हम इतना नहीं कर सकते, हमारे सिलेबस से बाहर है। मतलब शॉक सीवियरिटी ओवरवेल्म्स द बॉडी कैपेसिटी टू कंपनसेट। मतलब बॉडी के हाथ में नहीं है, अब मेरे को फटाफट हॉस्पिटल ले चलो, मतलब, और हॉस्पिटल गए और इमीडिएट और अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट मिल गया वहाँ पे, तो आदमी बच जाएगा। मतलब आपको ब्लड मिल गया है, आपको वेज़ोप्रेसर्स मिल गए जो कि ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट कर देते हैं, तो आपका शॉक, जैसे बॉडी 100 से 80 पे गई, 80 पे बॉडी ने संभाल लिया, लेकिन यदि बॉडी 100 से 50 पे चली गई, तो भाई बॉडी के इंटरनल मैकेनिज़्म बोल देंगे यार अब हमारी ताकत नहीं है, अब आप कुछ इंटरवेंशन करो तो ही हम बच पाएंगे, वरना हम नहीं बच पाएंगे। और अब अगर इधर इधर इंटरवेंशन हो गया तो व्यक्ति बच जाएगा। लेकिन अब सलमान भाई बिल्कुल अपनी हद पे आ गए कि यार भाई अब तो आर पार की लड़ाई है ना। तो वो थर्ड स्टेज हो जाती है इरिवर्सिबल। वो तो 100-150 पे आया, उड़ा दिया आपको, आप बीच में से आधे हो गए, है ना। तो वो क्या होगा, इरिवर्सिबल स्टेज होगा। क्या ये लास्ट स्टेज ऑफ कोलैप्स होती है, लास्ट स्टेज प्रायर टू कोलैप्स होती है। जैसे अब इसमें ब्लड दे भी दो आप, है ना, जैसे बॉडी 100 पे थी, अब वो 20 पे आ गई, है ना, तो उसमें ब्लड भी दे दो आप, वेजो प्रेशर भी दे दो, दवाई भी दे दो, तो वो दवाई सब रिफ्रैक्टिव हो जाएंगी, उनका कोई मतलब ट्रीटमेंट इफ़ेक्टिव ही नहीं होगा। मतलब आदमी का कोलैप्स होना कंपलसरी, ऊपर की टिकट बन गई है उसकी।
तो ये 3 स्टेजेस होती हैं शॉक की: कंपनसेटेड शॉक, कंपनसेटेड स्टेज, प्रोग्रेसिव स्टेज और इरिवर्सिबल स्टेज, है ना। इससे भी समझ सकते हैं अपन, जैसे कि अपना फर्स्ट वाला है, ये नॉर्मल है, इसमें कि हार्ट 60 बीट पर मिनट है। अब अपन समझते हैं की सिम्टम्स ऑफ शॉक, जैसे कि बॉडी के वाइटल ऑर्गन्स को प्रॉपर ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं मिल पा रहा है ना। तो उसमें क्या होगा, स्किन कोल्ड और क्लैमी हो जाएगी। अच्छा मुझे बताइए कि बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा है? लिवर? नहीं, सबसे बड़ा ऑर्गन है बॉडी का स्किन। तो स्किन को यदि ब्लड या फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं पहुंचेगा तो स्किन कोल्ड हो जाएगी, है ना। और हार्ट रेट फास्ट हो जाएगी। शॉक को कंपनसेट करने के लिए हार्ट जल्दी जल्दी धड़केगा। इसको अपन और भी अच्छे से समझेंगे। और ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा, है ना। मैं अभी आपको समझाता हूँ ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं, ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा, जबकि मैं एक तरफ कह रहा हूँ ब्लड प्रेशर बढ़ाने की बात कर रहा हूँ मैं। तो कन्फ्यूजन हो जाएगी, अनकॉन्शियसनेस हो जाएगी, वीक पल्स हो जाएगी और फास्ट ब्रीदिंग हो जाएगी। अब अपन ये 5 पॉइंट समझते हैं इसकी मदद से। सो बेसिकली ये अपनी फर्स्ट स्टेज है। इसमें पर्सन फिट एंड फाइन है, 60 बीट्स पर मिनट चल रही है उसकी, और 80 mm ऑफ Hg वेसल्स में प्रेशर है ब्लड का। अब क्या हुआ सेकेंड स्टेज, इस सेकेंड डायग्राम से समझे अपन कि थोड़ा सा ब्लड लॉस हुआ, यानी कि बॉडी में यदि 7 लीटर्स ऑफ ब्लड था और 1 लीटर ऑफ ब्लड लॉस हो गया तो बॉडी में, तो वेसल में ब्लड कम हुआ और वेसल का प्रेशर हो गया 40 mm ऑफ Hg, है ना। तो इसमें क्या होगा, बॉडी के इंट्रिंसिक मैकेनिज़्म काम करने लगेंगे कि यार अपन थोड़ा सा ब्लड प्रेशर बढ़ा देते हैं, थोड़ी सी हार्ट रेट बढ़ा देते हैं और थोड़े से वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देते हैं। तो वो हुआ थर्ड स्टेज में। अपनी ब्लड बीट्स पर मिनट बढ़ गई, 110 हो गई वो 60 से, ब्लड प्रेशर 40 से 60 हो गया, है ना, और ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई, ताकि एक प्रेशर से वाइटल ऑर्गन को ब्लड मिलता रहे। ये ज़रूर बिल्कुल 80 से 60 हुई है, 40 से 60 हुई यानी बढ़ी है, लेकिन 80 से 60 हुई मतलब थोड़ी सी कम तो हुई है, ओरिजिनली कम तो हुई है, जो कि हमने इसमें करा था कि हार्ट रेट बढ़ जाएगी, उसको कंपनसेट करने के लिए ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। ये अगर बॉडी के इंट्रिंसिक मैकेनिज़्म नहीं होते तो ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा कम हो जाता, लेकिन इंट्रिंसिक मैकेनिज़्म ने बात संभाल ली तो ब्लड प्रेशर ज़्यादा कम नहीं हुआ, लेकिन कम तो हुआ है। अब क्या होगा आपका कि ब्लड को, ब्रेन को ब्लड पहुंच नहीं रहा है, ग्लूकोज मिल नहीं रहा है, तो आप चक्कर खा के गिर जाओगे, कन्फ्यूजन हो जाएगी, है ना। और हार्ट धड़क तो रहा है लेकिन उसको वॉल्यूम नहीं मिल पा रही उतनी, जैसे कि इसमें वॉल्यूम कम हो गई है आपकी, तो हार्ट खाली खाली मतलब पंप करे जा रहा है, तो वो वॉल्यूम नहीं आएगी उसकी, तो वीक पल्स आ जाएगी, है ना। और फास्ट ब्रीदिंग, इसमें आपके लंग्स काम करेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन लें, तो आपके लंग्स फटाफट ब्रीथ करेंगे, है ना। अब फिजियोलॉजिकल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट समझते हैं। अपना गोल है कि रीस्टोर ऑक्सीजन टू टिश्यू, मतलब जिस टिश्यू को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही उसको ऑक्सीजन दें अपन, है ना। और ब्लड प्रेशर को सपोर्ट करें अपन, जो ब्लड प्रेशर कम होता जा रहा है अपना उसको सही करें, और जो जो बेसिक अंडरलाइंग मैकेनिज़्म है जिसकी वजह से ये दो चीज़ें हो रही हैं उसको ट्रीट करें। तो यदि हाइपोवॉल्यूमिक शॉक है ना, जिसमें वॉल्यूम कम हो रही है, अपन उसमें आईवी फ्लूइड दे सकते हैं, इंट्रावेनस फ्लूइड, ब्लड ट्रांसफ्यूज़ कर सकते हैं और ब्लीडिंग स्टॉप कर सकते हैं। कार्डियोजेनिक मैकेनिज़्म है, यानी हार्ट के पंपिंग में दिक्कत है, तो आइनोट्रोप्स, है ना। आइनोट्रोप्स वो फार्मास्यूटिकल कंपोनेंट्स होते हैं, आप सेकेंड ईयर फार्मा में पढ़ेंगे, जो कि हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ा देते हैं। और उसका एक एग्जांपल है डाइजॉक्सिन, ये आप पढ़ेंगे, बहुत फेमस ड्रग है ये, और आपके लिए मैंने रख दिया है इधर। और या फिर मायोकार्डियल इन्फाक्शन हुआ है, यानी हार्ट अटैक आया लेमन लैंग्वेज में, तो उसको ट्रीट करेंगे। थर्ड है अपना सेप्टिक, मतलब सेप्सिस।
थ्रू आउट द डिफ्यूज़ बॉडी इन्फेक्शन हुआ है तो अपन एंटीबायोटिक्स देंगे और फ्लूइड्स देंगे। और फोर्थ है एनाफाइलैक्सिस, यानी कि फोर्थ है अपना एनाफाइलैक्टिक, मतलब कि थ्रू आउट द बॉडी एलर्जिक रिएक्शन हुई है जिसकी वजह से वेसल्स डायलेट हो गई हैं, तो अपन वेसल्स को कंस्ट्रक्ट करने के लिए वेजोप्रेसर्स देंगे लाइक एपिनेफ्रिन और एंटीहिस्टामिन्स। ये वेसल्स को कंस्ट्रक्ट कर देंगे वापस से ताकि उनका प्रेशर बना रहे अंदर। और फिफ्थ है, लास्ट है ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक, जैसे कि कोई थ्रोम्बस है या फिर कोई एम्बोलिज्म है, तो उसके लिए अपन ऑब्स्ट्रक्शन को रिलीव कर देंगे इन बाय गिविंग एस्पिरिन और स्ट्रेप्टोकाइनेज लाइक क्लॉट बस्टर लाइक स्ट्रेप्टोकाइनेज। अब इतना अपन ने ये शॉक पढ़ा और इतनी रामायण पढ़ी, इसका कोई क्लिनिकल यूज़ भी है कि नहीं है? बिल्कुल है, आइए बताते हैं हम आपको क्लिनिकल यूज़। तो जब भी आप सीपीआर देंगे, कभी देते हैं, आप क्या देखते हैं सबसे पहले कि यार इसका हार्ट रेट चल रही है कि नहीं चल रही है। मतलब आपकी बॉडी में ब्लड तो है ना, और ऑर्गन्स को ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन अब इसका हार्ट ही नहीं चल रहा है, तो इस कंडीशन में बॉडी के ऑर्गन्स शॉक में जा सकते हैं। तो आप क्या करते हैं, आप मैकेनिकल उसको पंपिंग करते हैं, अपने सीपीआर देते हैं, तो आप मैकेनिकली हार्ट को पंप कर रहे हैं ताकि ब्लड सर्कुलेट होए और ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑर्गन्स तक पहुंचता रहे, लाइक ब्रेन, किडनी, है ना, लंग्स तक पहुंचता रहे। और भले ही उसका हार्ट अभी काम नहीं कर रहा है, लेकिन ये बाकी ऑर्गन्स ज़िंदा रहें। तो ये ज़िंदा रहेंगे, तो अगर बाय चांस हार्ट काम करना शुरू कर दिया तो बेसिकली इंसान बच सकता है। सो आज के लेक्चर में इतना ही था। आई होप आपको पसंद आया होगा। आपसे मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।